नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और ये वीडियो जो है वो क्लास 10th और क्लास 11th के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी रहने वाला है। और डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ इस वीडियो का कि इस वीडियो में मैं क्लास 10th क्लास 11th के स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, उनके पेरेंट्स को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं फैला रहा हूँ या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ सारी की सारी रियलिटी रहने वाली है, सारी की सारी सच्चाई रहने वाली है, जो आप बच्चों को आप लोगों को जानना ज़रूरी है। एंड आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो बेसिकली अभी 12th की सीईटी के रिजल्ट्स आए, नीट के रिजल्ट्स आए, अभी एडवांस का एग्जाम हुआ, मेंस का एग्जाम हुआ, बोर्ड्स के रिजल्ट आए। ये सारे एग्जाम्स होने के बाद बच्चों के कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस मेरे पास आए। अब वो मिक्स्ड रिएक्शंस जब मैंने सुने, उसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी निकल के आती है जो आपको जानना जरूरी है। अब जैसे क्लास 10th का एग्जाम खत्म हो जाता है ना, तो हर एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है और उनके पेरेंट के भी मन में एक क्वेश्चन आता है कि अभी 11th एंड 12th का क्या। अभी 10th का एग्जाम तो खत्म हो गया, अब 11th एंड 12th का क्या, कौन सी स्ट्रीम चूज करे, साइंस करे, कॉमर्स करे या आर्ट्स करे। अब ये जब क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन जब दिमाग में आता है, अपने मन में आता है, तो 50 to 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो साइंस स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं। किसको चूज कर लेते हैं? साइंस स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ सम रीजन, उनके रीजन के प्रति वो साइंस स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं। अब जैसे ही वो साइंस स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं तो उन्हें एक चीज पता चल जाती है, पता तो चलती है, फिर किसी के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा बताया जाता है कि जैसे ही आप साइंस स्ट्रीम चूज कर लेते हो तो आपको आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आपको जो है वो नीट की प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज कर लेते हो। अब सारे ही बच्चों को ये बताया नहीं जाता है, कुछ बच्चों ने तो प्री प्लानिंग किया होता है कि मुझे फ्यूचर में जाके जो है वो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी है ताकि मुझे टॉप आईआईटी कॉलेज मिले अपनी इंजीनियरिंग के लिए। या फिर कुछ बच्चों ने पहले से प्री प्लानिंग की होती है कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है ताकि मुझे टॉप मेडिकल का कॉलेज मिले, ताकि मैं एक बढ़िया सा डॉक्टर बन पाऊँ फ्यूचर में। बट उनके अलावा मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को बताया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आपको आईआईटी जेईई की एग्जाम देना जरूरी है या फिर आपको नीट की एग्जाम देना जरूरी है। जब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, उनके पेरेंट को यह पता चल जाता है कि ये दो एग्जाम से फिर इन दोनों में से कोई एक एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तब वो इन एग्जाम्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे ये इनकी प्रिपरेशन कराई जा रही होती है, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब सर्च करने के बाद वो कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को डिसाइड कर लेते हैं जो कि उनके लिए ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा और उनके पसंद का रहेगा, ऐसा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वो डिसाइड कर लेते हैं। और जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि ये आईआईटी जेईई का एग्जाम आपके स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, ये नीट का एग्जाम आपके स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपके स्टूडेंट का फ्यूचर ही बदल देगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी बताता हूं, ये बताया जाएगा कि अगर आपका लड़का इस इंस्टीट्यूट से आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर लेगा तो उसको पक्का आईआईटी कॉलेज जो है वो मिल जाएगा इंजीनियरिंग के लिए। और एक बार अगर वो आईआईटी में चला गया तो जब वो पास आउट हो जाएगा तब उसको कम से कम 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का जो है वो पैकेज लग जाएगा जब वो एक आईआईटीएन हो जाएगा। मतलब जब वो एक आईआईटी कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग पूरा कर लेगा तो उसको इतना तक पैकेज मिल सकता है। अब हर एक पेरेंट अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचने वाला है, अच्छा ही सोच रहा होता है हर एक टाइम पे। अब वो पेरेंट सोचता है कि क्यों ना अगर मैं इस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2-3 लाख रुपए भरूं ताकि मेरे बच्चे का फ्यूचर कुछ इस प्रकार हो। इसलिए हर एक पेरेंट उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट कर लेता है, नो डाउट जितनी भी फीस होगी, यही सोच के कि मेरे बच्चे का फ्यूचर कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब असली रियलिटी बाद में पता चलती है जब वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कोचिंग जाना शुरू करता है, जब वो क्लासेस अटेंड करना शुरू करता है। अब जब वो वहाँ पे जाता है तो उसको पता चलता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन इन द सेंस ऑफ उस पर्टिकुलर बैच की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो 14 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं। कितने बच्चे दे रहे होते हैं मेंस की एग्जाम? 14 लाख बच्चे मेंस की एग्जाम दे रहे होते हैं। बट अराउंड 14 लाख, पूरे 14 लाख नहीं, 10 to 14 लाख के बीच में जो है वो डिजिट्स शिफ्ट हो रहे होते हैं बच्चों के। बट उस पर्टिकुलर क्लासरूम में उसे पता चलता है कि मैं यहाँ पे कम से कम 100 से 200 बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ रहा हूँ।
मुझे यहाँ पे 100 से 200 बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ना है। जब वो टॉप क्वालिटी के टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं तो इन 100 से 200 बच्चों में से कुछ 20 to 30% ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा पूरा सही से समझ आ रहा है, और यही 20 to 30% ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जो उठ के डाउट पूछ रहे हैं, जैसे कि सर या मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, सर ये क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, सर ये कंसेप्ट मुझे फिर से पढ़ा सकते हो क्या। ये सारे डाउट्स जो है, इस प्रकार के डाउट्स है, ये यही 20 to 30% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो पूछते हैं। बाकी के 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार का डाउट नहीं पूछते हैं और वो डाउट का बोझा उन पे बढ़ते जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ बैकलॉग। अब यही चीज जब रिपीटेटिव मोड में हो रहा होता है, हर रोज के बेसिस पे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछ नहीं पा रहा है, तब वो बच्चा क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर देता है, तब वो कोई और चीज पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे पेरेंट का लॉस हो रहा है। उन्होंने इतनी अच्छी जो फीस की अमाउंट है वो भर के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भराया है, अब वो बच्चे वहां पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। वाई? बिकॉज वहां पे उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं ये नहीं कर रहा कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, बट वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आपको बढ़िया बुक्स प्रोवाइड करेंगे, बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छे एसी के क्लासरूम्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, डाउट क्लियरिंग के लिए बाद में क्लास के बाद कुछ अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बट आपको एक चीज नहीं बताई जाएगी, दैट इज कैसे पढ़ना है। ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको नहीं बताया जाएगा, बट आपको ये जरूर बताया जाएगा कितना पढ़ना है। क्या बताएंगे? कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये जरूर बताया जाएगा, बट कैसे पढ़ना है ये नहीं बताया जाएगा। कैसे पढ़ना है यानी कि किस फॉर्मेट में पढ़ना है, एक पर्टिकुलर चैप्टर को, एक पर्टिकुलर टॉपिक को किस फॉर्मेट में पढ़ना है ये आपको नहीं बताया जाएगा। ये जरूर बताया जाएगा कि कितना पढ़ना है। इस वीक में आपको 6 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, इस वीक में आपको इतने टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और जितने टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं ना उसके बेसिस पे वीकली टेस्ट होगा, और उस वीकली टेस्ट के बेसिस पे आपके बैचेस डिसाइड हो जाएंगे, जैसे कि ए बैच, बी बैच एंड सी बैच। अब ए बैच में जो बच्चे हैं वो सबसे होशियार बच्चे हैं, टॉप लेवल के बच्चे हैं, जिनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत बड़ी है, जो टीचर बता रहा है वो फटक से समझ में आता है और वो फटक से कर पाते हैं। बी बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो होशियार तो है, बट उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उन्हें और ज़्यादा ग्राइंड करने की ज़रूरत है ताकि वो ए बैच के बच्चों के साथ आए। और सी बैच के जो बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो ए और बी बैच के बच्चों के साथ कभी आ नहीं सकते, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं ए बैच के स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये पहले से ही इंटेलिजेंट है। अब कुछ बच्चे बी बैच से और बच्चे सी बैच से ये सफ़र कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे सही से पढ़े ताकि हमारे भी एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आए, ताकि हम भी इस ए बैच में जाके पढ़े, ये उन्हें पता ही नहीं चलता। और ये चीज़ का आंसर जो है स्टूडेंट को खुद ही डिकोड करना पड़ता है, खुद ही पता करना पड़ता है। अब वो स्टूडेंट खुद पता कर लेता है, बट पता करने के लिए कम से कम 1.5 साल चला जाता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पे, हर एक स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं पता लगता है। ठीक है, कुछ होशियार बच्चे होते हैं या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें 3-4 महीने में, 6 महीने में पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जेईई की प्रिपरेशन किस तरह से किए जाते हैं, कौन से फॉर्मेट में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये उन्हें पता चल जाता है। बट मोस्ट प्रोबेबली कॉमनली जो एवरेज स्टूडेंट्स है या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1.5 साल पता करने को लग जाता है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। बट 1.5 साल बाद उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिलेबस को खत्म किया जाता है और तब रिवीजन स्टार्ट हुआ होता है। अब जब उस बच्चों को जितना समझ में आया है, जितना वो पढ़ पाया है, उस चीज़ को रिवाइज करेगा। रिवाइज करने के बाद उसके 2 अटेम्प्ट्स रहेंगे, अटेम्प्ट 1 एंड अटेम्प्ट 2। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2, ऐसे 2 एग्जाम्स होंगे। अब वो अटेम्प्ट 1
को अटेम्प्ट कर लेता है और सेकेंड अटेम्प्ट को भी अटेम्प्ट कर लेता है। इसके बीच में एक और एग्जाम्स होते हैं, दैट इज बोर्ड एग्जाम्स। अब जब वो बच्चा 1.5 से पौने 2 साल ये जेई की प्रिपरेशन कर रहा होता है, वो बच्चा 20 दिन के लिए 20 डेज के लिए जो है वो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। वाई? बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में 75% लाना भी तो जरूरी है ना। अब वो बच्चा ना ही ढंग से बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर पाता है, ना ही ढंग से जेई की प्रिपरेशन कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको 1.5 साल तक यही पता नहीं था कि जेई की प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि जेई की एग्जाम देना क्यों है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसके लिए जेई की एग्जाम क्यों सही रहने वाली है। ये सारे क्वेश्चंस के चलते उसका पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो डेंजर में आ जाता है। बात यहीं पे नहीं रुकती है। महाराष्ट्र के बच्चों को यह पता चलता है कि सेकेंड अटेम्प्ट के बाद इन द मंथ ऑफ में MHT CET होता है। अब जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो मार्च के बाद अप्रैल में, मतलब मार्च अप्रैल में तक 2 to 2.5 मंथ्स जो है वो MHT CET की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आउट ऑफ द नो वे ये सारा चीज छोड़ के वो MHT CET के पीछे भागते हैं। वाई? बिकॉज इन 2 अटेम्प्ट, ये जो 2 अटेम्प्ट दिए बच्चों ने वो उनके अच्छे नहीं गए, उनमें परसेंटाइल बहुत कम आए, 60, 70, 75 परसेंटाइल ऐसे परसेंटाइल आ रहे, इसलिए वो बच्चे गए MHT CET के लिए। अब जब MHT CET की प्रिपरेशन करते हैं, MHT CET की जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो बच्चों का रिएक्शन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इंटरेक्ट किया बच्चों के साथ। बच्चे ये कहते हैं कि सर MHT CET बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चंस थे सर, बहुत अच्छे थे क्वेश्चंस, हमें आ रहे थे, बट टाइम नहीं पॉसिबल था, मतलब उतने टाइम में सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था ना, क्योंकि CET की प्रिपरेशन करनी है तो टाइम मैनेजमेंट इज सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड रिएक्शन भी बताता हूं, सर सिलेबस बहुत इजी था, बट ये जो 2 महीने का पीरियड था ये बहुत कम था हमारे लिए, हम इन 2 महीनों में ढंग से पढ़ नहीं पाए। थर्ड रिएक्शन भी बताता हूं, सर हमें तो CET एग्जाम के बारे में लास्ट मोमेंट में पता चला, और जब पता चला तब तो पूरा टाइम निकल चुका था, तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमें ये जेई के बारे में, ये CET के बारे में या फिर नीट के बारे में आधी अधूरी नॉलेज है, और ये आधी अधूरी नॉलेज के साथ हम लोग इस कोर्स के लिए या फिर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको लगता है आपको सच में इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको लगता है आपके बेटे को या फिर बेटी को सच में इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग करवाना है, उसको इंजीनियर बनवाना है, तो आप MHT CET भी आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर कई ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसकी डिफिकल्टी लेवल जेई से थोड़ी सी कम है। उसके लिए क्यों नहीं प्रिपेयर कराते? ताकि वो बच्चा 100% देके पढ़ ले। हर एक स्टूडेंट इसके पीछे भागना शुरू कर देता है, ना उसको इसकी चीज, मतलब वो जेई के बारे में कुछ पता है, ना ही उसे एग्जाम का इंपॉर्टेंस पता है, ना ही उसको ये भी पता है कि क्यों एग्जाम देना है। ये सारे चीजें आपको नहीं पता होती है तो 12th, मतलब जो बच्चा 12th पास आउट कर लेता है वो काफी कुछ सफर कर लेता है, काफी कुछ सफर कर लेता है। मेरे पास ऐसे बच्चे आए, कुछ बच्चे तो रो रहे थे मेरे सामने, सर ये जेई की जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे, इस प्रिपरेशन के वजह से हमारे ना ही बोर्ड्स अच्छे गए, ना ही हमारी CET की एग्जाम अच्छे गए। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे, सर CBSE बोर्ड के थ्रू हमने बोर्ड्स एग्जाम दिए थे और हमारा 1-2 सब्जेक्ट कंपार्टमेंट में चला गया, 1-2 सब्जेक्ट में हम फेल हो गए। वाई? बिकॉज हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे कौन सी प्रिपरेशन जो आपको बोर्ड्स भी क्लियर नहीं कर पा रहा है? तो आपको सोच समझ के ये चूज करना है कि वाई जेई, क्यों जेई की प्रिपरेशन करनी है, क्यों नीट की प्रिपरेशन करनी है, जरूरी है क्या? क्या 100 लोग बोल रहे हैं, 200 लोग बोल रहे हैं, इसलिए आपको भी नीट की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए आपको भी जेई की प्रिपरेशन करनी है? मैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं फैला रहा हूं। जिसको जेई की प्रिपरेशन करनी है उसको उसका इंपॉर्टेंस पता होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है वो क्यों कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि CET एग्जाम बहुत इजी था। ऐसे भी कुछ बच्चे मैं अभी आपको बताता हूं जिनको 11th में ही पता चल गया था कि ये जेई उनके लिए नहीं बना है, उन्होंने 11th में ही इसकी प्रिपरेशन छोड़ दिया और उन्होंने 12th में अपनी CET की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और आज जब रिजल्ट लगाया ना CET का, तब उन्हें 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आए, जब वो 8 महीने 12th में पढ़े हैं इस एग्जाम के लिए। सोचो, एक स्टूडेंट अगर 8 महीने ढंग से पढ़ सकता है और CET जैसे एग्जाम्स में 98-99 परसेंटाइल ला सकता है, तो व्हाई नॉट CET, बट व्हाई जेई?
ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका जेई ढंग से नहीं गया, जिनका बोर्ड एग्जाम्स ढंग से नहीं गए और जिनके सीईटी में भी 60 to 70 परसेंटाइल आए। अब इन बच्चों का क्या, 2 साल इनके बर्बाद हो गए। अब इन बच्चों को जो अगर एडमिशन लेना है तो नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा, जहां पे वो इंजीनियरिंग करेंगे या फिर जहां से वो मेडिकल पढ़ेंगे, तो उनका फ्यूचर उतना बढ़िया नहीं रहेगा जितना बढ़िया आपको दिखाया जाता है कि जेई से, मतलब आईआईटी से अगर पढ़ते हैं बच्चे तो क्यों ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इतने बच्चे क्यों सफर कर पा रहे हैं? आपको न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे जो दिख रहा है बस उतना ही दिख रहा है कि मतलब इस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 500 के नीचे इतने रैंक है, 1000 के नीचे इतने रैंक है, 10 के नीचे इतने रैंक है, इस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इतने रैंक्स निकाले, इसने इतने रैंक्स निकाले। बट उसके पीछे जो 10,000 जो 10 लाख बच्चे जिनके कोई रैंक नहीं आया है, जिनका कुछ अच्छा स्कोर नहीं आया है, उनके बारे में किसी को जानना ही नहीं है। उनको भी जानना जरूरी है, उसी से तो आपको पता चलेगा ना कि क्यों जेई इंपॉर्टेंट है या फिर क्यों जेई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्यों बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर क्यों सीईटी इंपॉर्टेंट है और क्यों सीईटी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस एक ही चीज बताना चाहता हूं कि ये जेई जो है वो सबके लिए नहीं है। तो हर एक स्टूडेंट अगर उसको सच में लग रहा है कि इसके थ्रू उसका फ्यूचर बड़ा है, मतलब बड़ा होने वाला है, या फिर उसको सच में इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्ट है, तब जाके इस एग्जाम की दर्शन कर रही है। अगर ये एग्जाम डिफिकल्ट लग रहा है तो सीईटी जैसे एग्जाम्स को इंट्रोड्यूस कर रही है जिसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी कम है, बट वो इन एग्जाम्स में कुछ इस प्रकार से स्कोर कर पाए। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इस वीडियो का क्या मोटिव था। ये जो सारे जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, ये सारी चीज़ें मुझे तभी अच्छे से पता चल पाई है जब बच्चे खुद मुझे आके शेयर कर रहे थे कि क्यों उनका बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाया क्लियर, क्यों उनकी सीईटी में अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्यों इनके जेई में अच्छे मार्क्स नहीं आए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।